हमारे घर में एक बूढ़ी बकरी थी। वह हमेशा मेरी चाची के पास आकर रगड़ती रहती थी और आधी रात को तो चुपके से उसके कमरे में भी घुस जाती थी। फिर 6 महीने बाद उसकी पेट बढ़ने लगी। जब दादाजी को पता चला तो उन्होंने उसी वक्त उस बूढ़ी बकरी को, जिसे हम 18 साल से पाल रहे थे, काट डाला। दादी इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने पैर पटकते हुए कहा, वो बूढ़ी बकरी अब कुछ और ही बन गई है। अब वो इंसानों की तरह सोचती है। तुमने उसे कैसे मार दिया? दादाजी का चेहरा उतर गया। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, आज रात कोई आने वाला है, हम उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकते। हमें बकरी का स्टू बनाना होगा और उन्हें खिलाना होगा। दादी एक पल के लिए ठिठक गईं, फिर बोली, बूढ़े, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम पहाड़ के बीच में रहते हैं और बर्फ ने पूरे इलाके को बंद कर दिया है। यहाँ आखिर कौन आ सकता है? लेकिन दादाजी ऐसे पेश आए जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अगले ही पल उन्होंने चाकू उठाया और बकरी की खाल उतारने लगे। फिर उन्होंने ठंडी आवाज में डांटते हुए कहा, क्या देख रही हो? जाओ पानी उबालो, मांस अंधेरा होने से पहले तैयार हो जाना चाहिए। यह सुनकर दादी ने भौहें सिकोड़ ली और एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की। सुनो, यह बकरी मनहूस है, हम इसे नहीं खा सकते। इसे इंसानों की तरह दफनाकर दुआ करो कि सब ठीक रहे। दादाजी ने तेवर बदल लिए। तुम्हें क्या पता, जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। इसके बाद दादाजी ने बकरी की खाल उतारना पूरा किया और उसे आंगन में कपड़े की रस्सी पर टांग दिया। जब हवा चली तो पूरे घर में उस बकरी की बदबू फैल गई। दादी वहीं खड़ी रहीं और एक लंबी सांस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी कब इतने अजीब हो गए, और वह जानती थीं कि अब उन्हें रोकना नामुमकिन है। इसलिए वह मुझे स्टोरेज रूम में ले गईं ताकि पानी गर्म कर सकें। उन्होंने मेरे कंधे कसकर पकड़ लिए और बोली, श्याओशान, दादी की बात सुनो, आज रात तुम उस बकरी का एक निवाला भी नहीं खाओगे। मैंने आधा समझते हुए सिर हिला दिया। जब दादी ने देखा कि मैंने हामी भर दी है तो वह थोड़ी सहज हो गई। फिर बोली, और सूप भी मत पीना। चिंता मत करो दादी, मैं न मांस खाऊंगा और न ही सूप पीऊंगा। वो बूढ़ी बकरी सच में डरावनी थी। जब दादाजी ने उसे मारा तो उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वो बस दादाजी को शुद्ध नफरत से घूरती रही। अब वो बकरी जैसी महसूस ही नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने ये कहा, दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और फुसफुसाई, अपने दादाजी से दूर रहना। उसी वक्त दादाजी अंदर आए, आधा तसला बकरी का मांस लिए हुए, और पूछा, पानी तैयार है? हाँ तैयार है। दादाजी ने मांस को बर्तन में डाल दिया और दादी से कहा कि बिल्कुल भी मसाले न डालें, नमक भी नहीं। फिर कोई इसे खाएगा कैसे? दादाजी ने बस अपनी आंखें संकरी कर लीं और कुछ नहीं बोले। वो मुड़े और आंगन में वापस चले गए। कुछ ही देर बाद दादी ने पका हुआ बकरी का मांस एक तसले में डाल दिया। उस गर्मागर्म मांस को देखकर मैं खुद को निगलने से रोक नहीं पाया। दादी ने मुझे देखा और डांटते हुए बोली, श्याओशान, एक निवाला भी नहीं। मैंने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। लेकिन दादी अब भी निश्चिंत नहीं थी। उन्हें डर था कि मैं चुपके से मांस खा लूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे आंगन में घसीट लिया और बोली, बूढ़े, मांस पक गया है, अब तक कोई आया क्यों नहीं? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस भारी मन से आंगन के फाटक की ओर देखते रहे। कुछ मिनट बाद आखिरकार उन्होंने कहा, वे आ गए हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, फाटक से कदमों की आहट सुनाई दी। चांदनी में मैंने देखा कि एक औरत आंगन में दाखिल हुई। अगर मैंने उसकी परछाई जमीन पर न देखी होती तो मुझे लगता कि वह इंसान नहीं है। यहाँ तक कि दादी भी उसकी शक्ल देखकर चौंक गई। फिर वह सतर्क हो गई और हिचकिचाते हुए पूछा, बहन जी, इतनी रात को आप मेरे घर क्या कर रही हैं? उस औरत की आंखों में कुछ अजीब सा अंधेरा चमका। फिर उसने दयनीय स्वर में कहा, चाची, बर्फ ने पहाड़ को बंद कर दिया है और मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ। मैंने पहाड़ के बीच में कहीं से रोशनी देखी तो यहाँ आ गई। मुझे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, मैं भूख से मर रही हूँ। जब उसने कहा, मैं भूख से मर रही हूँ, तो उसने उन शब्दों में अजीब सा जोर डाला। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और वह बिल्कुल किसी मांस खाने वाले भूत जैसी लग रही थी। मैं इतनी डर गई कि तुरंत दादी के पीछे छिप गई। वह औरत कुछ छोटे छोटे कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, चाची, मुझे पकी हुई बकरी का मांस चाहिए, क्या आपके पास है? दादी इतनी घबरा गई थी कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई। जैसे ही वह औरत दादी के पास पहुंचने ही वाली थी, दादाजी ने ठंडे स्वर में कहा, मांस हांडी में है। इसके तुरंत बाद उन्होंने आधा तसला मांस निकाल कर ला दिया। जब उस औरत ने मांस देखा तो एक पल के लिए ठिठक गई। फिर हंसते हुए बोली, चाचा, इतना थोड़ा मेरे लिए काफी नहीं है, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। दादाजी ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, बस इतना ही है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। फिर उन्होंने तसला जमीन पर रख दिया। अगले ही पल वह औरत मांस के सामने घुटनों के बल गिर गई और मुट्ठी भर भर कर मांस अपने मुंह में ठूंसने लगी। वह तो हड्डियां भी चबा गई, न टूटने वाली हड्डी वह निगल लेती थी। दादी ने दादाजी से धीरे से कहा, बूढ़े, वह लड़की इंसान नहीं, भूखे भूत जैसी है। तभी वह औरत दादी को देख मुस्कुराई। उसका मुंह गड्ढे जैसा काला था, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। दादाजी ने अपनी चिलम के 2 कश लिए और ठंडे स्वर में बोले, बुढ़िया, पश्चिम वाले कमरे को साफ कर दे, चुनताओ वहीं रात गुजार सकती है। दादी ठिठकी और हैरान होकर पूछा, चुनताओ कौन है? दादाजी ने उस औरत की ओर झुंझलाकर इशारा किया, बस पश्चिम वाला कमरा साफ कर दे। दादी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी वह औरत अजीब तरह से हंसी। वह पहले ही पूरा मांस का कटोरा साफ कर चुकी थी और अपनी जीभ से धातु के कटोरे में बचे टुकड़े चाट रही थी। उसकी जीभ लंबी थी, लगभग सांप जैसी। दादी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं करूंगी, अगर तुम्हें साफ करना है तो खुद कर लो। ये कहकर दादी मुझे लेकर पूर्वी कमरे की ओर जाने लगी। दादाजी दौड़ कर आए और उन्हें रोक लिया। अभी जाकर कमरा साफ करो। जिस तरह से उन्होंने यह कहा वह डरावना था, जैसे अगर दादी ने मना किया तो वहीं उनका गला घोंट देंगे। दादी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उनकी बात न माने, इसलिए गुस्से में पश्चिमी कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद वह वापस आई और बोली, बूढ़े, तुम मौत को बुला रहे हो? उसी समय वह औरत दादी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, आपका बूढ़ा आदमी तो बेवकूफ है, मेरी माँ ने तो आपको उसे मार ही देना चाहिए। किसी तरह अचानक उसके हाथ में एक तेज चाकू आ गया और उसने वह चाकू दादी की ओर बढ़ा दिया। दादी ने चाकू ले लिया और दादाजी को घूरने लगी। वह औरत फिर से एक सेहरन भरी हंसी हंसी और दादी के चारों ओर घूमते हुए फुसफुसाई, मार डालो उसे, ऐसा आदमी सिर्फ मुसीबत है। उसकी आवाज लगातार और कठोर होती जा रही थी। दादाजी ने उसे घूरते हुए कहा, पश्चिम वाला कमरा तैयार है, तुम एक रात रुक सकती हो, कल सुबह तुम्हें पहाड़ छोड़ना होगा। उस औरत ने दादाजी को गुस्से से देखा, फिर मुड़ी और पश्चिम वाले कमरे में चली गई। ठीक उसी समय दादी का हाथ अचानक ढीला पड़ गया और चाकू तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह भौहें चढ़ाकर उलझन में बोली, अभी क्या हुआ?
ये देखकर दादाजी ने अपना मुंह ढकते हुए धीरे से कहा, पहले अंदर चलो। तो हम सब अंदर चले गए और दादाजी ने दरवाजा बंद कर दिया। वे धीरे से बोले, आज रात पश्चिम वाले कमरे की औरत 3 बार खटखटाएगी। पहले वह श्याओशान से पानी भरने को कहेगी, पर श्याओशान बाहर नहीं जाएगा। आखिर वह है कौन और यहाँ क्यों आई? उसे अभी निकाल देना चाहिए, वह ठीक नहीं लगती। बुढ़िया, बचना है तो मेरी बात मान। फिर दादाजी मेरी ओर देखकर बोले, श्याओशान, अगर पश्चिम वाले कमरे की औरत तुमसे पानी लाने को कहे तो उसके लिए घड़ा भर देना। चाहे तुम कुछ भी देखो या सुनो, एक भी आवाज मत निकालना, ये बात याद रखना। 3 बाल्टी पानी से वह घड़ा भर जाएगा। तीसरी बाल्टी के बाद सीधे वापस आ जाना। चाहे वह तुम्हें कैसे भी रोकने की कोशिश करे, तुम्हें वापस आना ही है, समझे? जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैंने दरवाजे पर 3 भारी दस्तकों की आवाज सुनी। फिर बाहर से उस औरत की खोखली आवाज आई, चाचा, मुझे प्यास लगी है, घड़े में पानी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि श्याओशान मेरी मदद करे और पानी लाए। जैसे ही दादी ने यह सुना, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। नहीं, श्याओशान नहीं जा सकता। ये देखकर दादाजी ने जल्दी से कहा, उसे जाने दो। अगर श्याओशान नहीं गया तो वह औरत कमरे में आ जाएगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय बाहर से फिर से उस औरत की आवाज आई,